गुड इवनिंग एवरीवन। मैं इसी चैप्टर में आगे का टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो सभी लोग ध्यान से देखिए और मैं स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, मेंडल के नियम। पूछ लिया जाएगा कि मेंडल के कितने नियम है, तो 3 नियम है। ठीक है, तो सबसे पहला नियम कौन सा है, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का मतलब ही अगर सबसे पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए, प्रभाविता का मतलब क्या होता है। प्रभावी जो जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा दिखता है या हाईलाइट होता है, उसको ही हम प्रभावी बोलते हैं। जैसे कि मोटे पतले लोगों में सबसे ज्यादा मोटा अलग से दिखेगा तो उसको हम प्रभावी बोलेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग से ही हमको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आपको इसी से मैं सिखाती हूँ। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, जबकि अप्रभावी लक्षण नहीं दिखाई देता। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। देखिए, मैंने आपको क्यों बोला कि प्रभावी। जब मेंडल का नियम आता है पहला, तो सबसे पहले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ देखनी होती है, इसमें क्या हेडिंग लिखा हुआ है, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता यानी कि प्रभावी है, यानी कि इसमें प्रभाव दिखेगा, तभी इसको हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो इसी में सिर्फ और सिर्फ ध्यान से आप देखिए, बस ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, जबकि अप्रभावी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। देखिए, अगर आपको आगे का ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है, अप्रभावी नहीं दिखाई देता, इसको लिखो या ना लिखो, बट इतना जरूर लिखना पड़ेगा। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देता, इसे ही हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या है, लंबे एवं बौने पौधे में संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होते हैं। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कैसे होता है। सर चलिए यहाँ पे आपको मैं एक बार दिखा दे रही हूँ, फिर आगे मैं क्रॉस करके सिखाती हूँ। सबसे पहले लंबा, बौना। अगर लंबा बोल दिया गया तो लंबा मीन्स लंबा, यानी टोटली लंबा, यानी कि कैपिटल लेटर वर्ड्स यूज करेंगे। ठीक है, अगर बौना बोला गया है तो बौना का मतलब टोटली स्मॉल लेटर। ठीक है, इसमें आपको समझ में आना चाहिए। मैंने आपको 4 बार बोला है, आप ये चीज़ नोट कर लीजिए। मैंने आगे ऊपर नोट भी करा दिया है, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए। कैपिटल टी जहाँ कैपिटल लेटर आएगा उसको लंबा बोलेंगे या शुद्ध लंबा भी बोल सकते हैं। अगर स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है तो उसको बौना या शुद्ध मौना भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा हुआ है तो संकर लंबा होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्रॉस करके देखते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा गया है। चलिए हम एक बार फिर से यहाँ पे क्रॉस करके दिखा देते हैं आप सभी को, ताकि आप सबका रिवीजन भी हो जाए और आपको एक बार फिर से समझ में आ जाए। कैपिटल टी, ठीक है, स्मॉल टी। क्या मैंने बोला था, क्रॉस कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप गड़बड़ ना करें। तो फर्स्ट से क्या लिखा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। कुछ नहीं करना, नोट करते जाओ। कैपिटल टी स्मॉल टी। पहले देखो, कोई भी चीज होती है, अगर हमें कुछ फिनिश करना होता है, चैप्टर ही फिनिश करना होता है, तो एक लाइन सीरियल वाइज ही चलते हैं ना। तो सबसे पहले को हम जब पहला लेंगे ये, तो पहले का पहला, फिर पहले का दूसरे, यानी कि एंड करते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए, इसने एग्जाम्पल वैसे भी दे रखा है, लंबे एवं बौने पौधे में संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे होते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे मैम इसमें तो संकर लंबे दे रखे हैं, तो सभी लंबे कैसे पौधे हुए? देखिए इसमें सभी संकर लंबे हैं, बिल्कुल 100% सही है, बट यहाँ पे इसमें कैपिटल टी भी शामिल है ना चारों में, तो इसलिए इसको प्रभाविकता का नियम, इसमें प्रभाव दिख रहा है किसका? कैपिटल टी का, तो इसमें सभी पौधे लंबे होंगे। ठीक है, चारों में। चलिए आगे, तो जो पहला रिजल्ट आया इसको हम बोलेंगे F1 पीढ़ी। देखिए F1 पीढ़ी यानी चारों में क्या है? सभी F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे पौधे हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। पृथक्करण का नियम, तो इसमें देख लेते हैं क्या है पृथक्करण नियम में क्या है, आप सब ध्यान से देखिए। देखिए पृथक्करण का नियम दूसरा है, F1 पीढ़ी के संकर पौधे में प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण के साथ साथ रहते हुए भी शुद्ध रहते हैं एवं स्वपरागण के पश्चात युग्म बनने के समय प्रबल अप्रबल लक्षण पृथक होकर युग्म का निर्माण करते हैं, जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, इन्होंने क्या बोला है पृथक्करण के नियम में, F1 पीढ़ी के संकर पौधे में प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण के कारक साथ साथ रहते हुए भी, उसमें अप्रभावी एवं अप्रभावी दोनों होते हैं, क्योंकि कैपिटल टी प्रभावी है, स्मॉल टी अप्रभावी है, तो शुद्ध रहते हैं एवं स्वपरागण के पश्चात युग्मक बनने के समय प्रबल एवं अप्रबल लक्षण दिखाई देते हैं, लक्षण पृथक होकर युग्मक का निर्माण करते हैं, जिसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं F1 पीढ़ी में क्या होता है। F1 पीढ़ी में मैंने आपको फिर से वही बोला है, इसमें F1 पीढ़ी का मतलब ये हुआ था जो कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, जब हमने सबसे पहले कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया है, तो रिजल्ट इसका क्या निकला? चारों पौधों में कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, यानी कि सभी पौधे संकर लंबे थे। ठीक है, तो इसमें F1 पीढ़ी में स्वपरागण करा दिया गया। स्वपरागण कराने का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी इसका हमने क्रॉस कराया, तो इसमें क्या लिखा है आपको अब आ जाना चाहिए, आप ये करके देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है फिर मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या होगा 25%, आप नोट कर लीजिए 25% लंबे, शुद्ध लंबे लिख लो। ठीक है, लंबे पौधे 50%, यानी इसको 25 सेम है तो इसको 50% ऐड करेंगे, 50% का मतलब हो जाएगा क्या हो जाएगा? संकर लंबे। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट है स्मॉल टी, तो स्मॉल टी को हम बोल देंगे बौने। कितने परसेंट? 25%। ये भी 25% होगा। देखो टोटली मिला के चारों का 100% माना जाता है, और बाकी इसको डिवाइड कर देते हैं, जिसको जो जितने परसेंटेज में आता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप इसको करके देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यह एक आनुवांशिक लक्षण का प्रबल कारक दूसरे आनुवांशिक लक्षण के प्रबल कारक से ही नहीं वरन अप्रबल कारक से भी मिल सकता है, और एक आनुवांशिक लक्षण प्रबल कारक दूसरे से ही नहीं अपितु प्रबल कारक से भी मिल सकता है, इसे ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस ध्यान से देखना है और पढ़ना है, कुछ भी नहीं। यह एक आनुवांशिक लक्षण है, आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, यह एक दूसरे के आनुवांशिक लक्षण के प्रबल कारक से ही नहीं, पहले प्रबल कारक से ही नहीं वरन अप्रबल कारक से भी मिल सकता है। प्रबल को लिया और यह अप्रबल से भी मिल सकता है, और यह आनुवांशिक लक्षण प्रबल कारक दूसरे से ही नहीं अपितु प्रबल कारक से भी मिल सकता है। पहले अप्रबल से मिलेगा फिर प्रबल कारक से भी मिल सकता है, इसे ही हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इसमें क्या है, द्विगुण संकरण से प्राप्त F1 पीढ़ी में युग्मकों का निर्माण देखिए कैसे होता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, वही चीज़ है सेम टू सेम, अभी मैंने ऊपर आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाया था, तो आप लोग इसको कर लीजिए। अगर आपको जहाँ नहीं समझ में आता है प्लीज़ हमें बताइए। इसमें स्वपरागण कराया गया, चाहे आप क्रॉस वाइज कर लीजिए चाहे इसको
स्वपरागण के तरीके से करिए। आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज हम आपको बताएंगे। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण, इसमें क्या है, F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी, F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी संकर पौधे का सम युग्मजी प्रभावी जनक से क्रॉस कराकर पूर्वज संकरण कहलाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 100% लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, जिससे 50% शुद्ध और 50% संकर लंबे तथा 50% संकर लंबे पौधे होते हैं। इसमें कुछ भी नहीं। संकर पूर्वज संकरण का मतलब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी, यानी कि सम नहीं, जैसे कैपिटल टी ही नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ये विषम हो गया। ठीक है, विषम युग्मजी संकर पौधे का सम युग्मजी प्रभावी से क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। हमने आपको इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने आपको क्या बोला कि F1 पीढ़ी के विषम युग्मी संकर पौधे, यानी कि एक सम होगा और एक विषम लिया जाएगा, उसमें क्रॉस कराया जाएगा, तो उसमें देखते हैं कौन से पौधे कितने % प्राप्त होते हैं। तो चलिए देखते हैं। संकर पौधे, संकर का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, आप फटाफट नोट करिए। प्रभावी का मतलब हमेशा, यानी कि प्रभावी है तो कैपिटल टी ले लिया गया, और संकर है तो कैपिटल टी स्मॉल टी लिया गया है। ठीक है, आप नोट करते रहिए और हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसको फिर से हम क्रॉस करा के यहाँ पे दिखा देते हैं ताकि आप सबको आ जाए। मैं पूरा 100% कोशिश कर रही हूँ कि आप सबको ये चीज़ आ जाए क्रॉस करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको क्रॉस करना नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब स्मॉल टी, तो इसमें क्या हुआ, देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों 25-25% है। ठीक है, और 50% क्या है, संकर लंबे पौधे। 25% शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होंगे और 50% संकर लंबे और 25% संकर लंबे। ठीक है, एक मिनट, कैपिटल टी लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी लिख लिया। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको हम दोबारा करते हैं। देखिए फिर से करते हैं। चलिए, कैपिटल टी स्मॉल टी लेने में गड़बड़ हो गया था, कैपिटल टी। ठीक है, ध्यान से, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ध्यान से करिए वरना गलत हो जाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कैपिटल टी आ गया, फिर कैपिटल टी आ जाएगा, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। हाँ, अब समझ में आया, ये अब सही हुआ। ठीक है, उसमें मिस्टेक हो गई थी, हमने ये वर्ड गलत ले लिया था। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया था, इसलिए ये गलत हो गया था। तो हमें क्या लेना है, संकर कैपिटल टी स्मॉल टी, और प्रभावी का मतलब टोटली प्रभावी, यानी कि कैपिटल लेटर में लेना है। हाँ, अब मैंने इसका क्रॉस कराया है तो अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसमें 50%, यानी ये सेम है तो 50% लंबे पौधे और 50% संकर लंबे। लंबे का मतलब दोनों में कैपिटल लेटर है तो इनको लंबा पौधा बोला गया है। इसमें स्मॉल लेटर है एंड कैपिटल लेटर भी है तो इसको हम संकर लंबा बोलेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं।
देखिए इसमें क्या लिखा है, मनुष्य में लिंग निर्धारण मैक्लंग ने गुणसूत्र सिद्धांत दिया था। ये एक साइंटिस्ट है मैक्लंग, ठीक है, जो जिन्होंने मनुष्य में लिंग निर्धारण सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते चलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आई नो कि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट कोई बात नहीं, आप 12th में पढ़ रहे हैं तो इतने समझदार होते ही हैं कि आप इसको समझ के याद कर सकते हैं। देखिए मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें पुरुष में 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें समजात गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, 23वीं जोड़ी गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इसको एक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए जो पुरुष होते हैं इसको हम वाई इससे एक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं, एक्स वाई से इनके लिंग गुणसूत्र को हम प्रदर्शित करते हैं। ये बिल्कुल माइंड में सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, एक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं, पुरुष हो गया। इस प्रकार पुरुष का गुणसूत्र कितना बना जाके 44 प्लस एक्स वाई, ये पुरुष का गुणसूत्र है। ये बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब कि ये चीज़ें भूलनी नहीं है, बिल्कुल माइंड में क्लियर करके चलना है। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। स्त्री में 22 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष के समजात होते हैं। देखिए पुरुष में भी सेम होते हैं और स्त्री में भी, तो इसीलिए क्या लिख दिया गया, 22 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष के समजात यानी समान होते हैं। समजात का मतलब होता है समान, लेकिन एक डबल बार हो गया, लेकिन 23वीं गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इस प्रकार इसमें भी महिला में भी क्या होता है, इस स्त्रियों को एक्स एक्स, स्त्रियों का गुणसूत्र जो होता है उसको हम एक्स एक्स से इंडिकेट करते हैं, पुरुष का एक्स वाई होता है, जिंदगी भर याद रखना। और पुरुष लड़कियों का एक्स एक्स होता है। तो इसका जीन गुणसूत्र प्रारूप होता है 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, इससे हम प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे इसी पे हम क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए हमने बोल दिया है आप इसको माइंड में सेट कर लो प्लीज, जरूर से जरूर नोट करते रहिए। पुरुष को हमने एक्स वाई से प्रेजेंट किया है एंड स्त्री को एक्स एक्स से प्रेजेंट किया है। ठीक है, अब इसको हमने फिर से इसका क्रॉस कराया, सेम टू सेम ऊपर वाले जैसे ही क्रॉस कराया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखेंगे कि लड़की कितने परसेंट होती है और लड़का कितने परसेंट होता है। तो इसमें चलिए देख लेते हैं। एक्स वाई पुरुष है, ये एक्स एक्स मादा है। आपको नोट करना है, नोट करिए। और यहाँ पे ऑलरेडी नोट है तो हम इसलिए इसको नोट नहीं कर रहे हैं। एक्स वाई एक्स एक्स वाई, मैंने क्या बोला कि सेम टू सेम ऊपर जैसे ही क्रॉस करना है। तो आप ध्यान से देखिए, देखिए क्या लिखा, एक्स 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 वाई एक्स वाई। ठीक है, एक्स 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 वाई और एक्स वाई। तो हमने क्या किया, क्रॉस करके देख लिया कि इसमें क्या होगा। तो इसमें 25 देखिए इसमें मैंने क्रॉस कराया, साफ और साफ क्लियर लिखा हुआ है। तो इसमें देख लेते 50% लड़की और 50% लड़का होने की संभावना होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए एक्चुअल में कि नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप नोट कर लीजिए। नोट क्या लिखा हुआ है, वाई गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है। जो पुरुष में एक्स वाई होता है और लड़की में एक्स एक्स होता है, क्योंकि देखिए इसमें भी एक्स इसमें भी एक्स, जो ये वाई है इसकी जो एक्स की जगह ये वाई से ही डिपेंड होता है कि लड़की होगी या फिर लड़का होगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा और हमेशा जो वाई गुणसूत्र होता है
यह जिम्मेदार होता है लिंग निर्धारण के लिए, नहीं कि लिंग निर्धारित करता है। लिंग निर्धारण का मतलब मेल या फीमेल। अब आगे हम बढ़ते हैं वर्णांधता। चलिए वर्णांधता पढ़ते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पे टिप्पणी लिखने के लिए आ जाती हैं या फिर छोटा सा आपको नोट लिखने के लिए आ जाता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप चलिए इसको हम पढ़ा देते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्णांधता, वर्ण मीन्स कलर, जिसको कलर में दिक्कत होती है पहचानने में। तो चलिए आगे देखते हैं। यह एक लिंग संलग्न रोग है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कैसा रोग है, तो यह लिंग संलग्न रोग है। और डेफिनेशन क्या है? वह स्थिति जिसमें लाल एवं हरे रंग का भेद नहीं कर पाता वर्णांधता कहलाता है। इससे पीड़ित व्यक्ति कलाकार या रेल का ड्राइवर नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने रेड कलर देखा है तुरंत उसके बाद ग्रीन देखिए तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे मैंने कौन सा, उसमें आपको कलर नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें कौन सा कलर है। ठीक है, एक क्लियर नहीं कर पाएंगे आपको दोनों ही कलर समझ में आ रहा होता है। ठीक है, डेफिनेशन में कुछ नहीं, सिंपल सा, यह एक लिंग संलग्न रोग है। यह वह स्थिति जिसमें लाल एवं हरे रंग का भेद नहीं कर पाता है वर्णांधता कहलाता है। इससे पीड़ित व्यक्ति कलाकार या रेल का ड्राइवर नहीं बन सकता। ये तो चलो याद कर लेंगे आप, लेकिन इसके बाद जो ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इसको फिर से नोट कर लीजिए। देखिए आप एक रजिस्टर बनाइए, बस छोटा छोटा सा ही नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने इसको रट लिया ना तो आप कभी भी मिस्टेक कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए वाहक स्त्री अगर होगी तो एक पे राउंड होगा, एक्स एक्स, हमेशा स्त्री को तो एक्स से नोट करते ही हैं, तो बस वाहक होगी तो एक राउंड लगा लेंगे एक्स पे। अगर ग्रसित है उस रोग से तो डबल राउंड। ग्रसित पुरुष है तो एक्स, पुरुष पे कभी भी वाई पे राउंड नहीं होगा, क्योंकि पुरुष कभी वाहक नहीं होता है। पुरुष वाहक नहीं होता है जिंदगी भर, हमेशा पुरुष कभी वाहक होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पुरुष हमेशा ग्रसित होता है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। और फिर इसके बाद सामान्य पुरुष एक्स वाई। देखिए सिंपल सा है, अगर हमने पुरुष को नोट किया, मैंने आपको बता रखा है अभी, अगर पुरुष को करेंगे तो एक्स वाई। पुरुष को हमेशा हमेशा ग्रसित होगा, पुरुष कभी वाहक हो ही नहीं सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्त्री ही वाहक होती है। अगर वाहक स्त्री है तो इसको एक राउंड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछ लिए जाते हैं। देखिए हाँ, मैंने नोट में भी नोट करा रखा है, पुरुष कभी वाहक नहीं होते हैं, सदैव वाहक स्त्री ही होती है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। चलिए अच्छा है कि मैंने नोट करवा रखा है आपको, ताकि दिक्कत ना हो। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। वर्णांध स्त्री सामान्य पुरुष में वर्णांधता की वंशागति। वर्णांध स्त्री एवं सामान्य पुरुष में वर्णांधता की वंशागति। इसमें क्या लिखा हुआ है? वर्णांध स्त्री है, अगर स्त्री रोग से ग्रसित है तो दोनों में राउंड करेंगे, अभी बताया मैंने। सामान्य पुरुष है तो एक्स वाई लिखेंगे। अब दोनों की शादी हो गई, मान लो कि वर्णांधता से ग्रसित स्त्री है और सामान्य पुरुष है, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो उन दोनों की शादी हो गई है। तो इसमें देखते हैं कि कौन से बच्चे होते हैं। तो वर्णांध स्त्री है तो डबल पे राउंड करेंगे, कोई भी सिंबल से इंडिकेट कर सकते हैं बट डबल पे होगा। ठीक है, इसको हमने क्रॉस कराया, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आई नो। चलिए मैं क्रॉस करा के आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, वर्णांध स्त्री के लिए एक्स एक्स राउंड राउंड राउंड। ठीक है, एक्स वाई सामान्य पुरुष के लिए लिख लिया। अब हमने, आप क्रॉस करके कर लीजिए क्योंकि स्पेस कम है तो मैं इसलिए डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, एक्स एक्स जो भी है आप नोट कर लीजिए। राउंड आगे भी लगा सकते हो या पीछे भी, जिसमें आपका मानो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाई पे कभी भी नहीं होगा राउंड। ठीक है, इसमें आ गया एक्स वाई। इसके बाद आ गया फिर एक्स एक्स, एक पे राउंड है तो एक पे हो गया। उसके बाद एक्स वाई, तो इसमें एक्स में फिर से है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें एक एक्स एक सेम है, इसमें भी सेम है। ठीक है,
ये एक्स वाई सेम है और एक्स एक्स सेम है, तो इसमें हमने क्या लिखा है, 50% वाहक स्त्री होगी और 50% वर्णांत पुरुष होगा। आई नो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट देखिए अब स्टार्टिंग में किसी को समझ में नहीं आता है कि मैम इसमें 50% मैं कैसे नोट करूँ, लेकिन हम सिंपल सा बता रहे हैं कि इसमें पूरा 100% टोटल लिया जाता है, 100% लिया जाता है। जो मैंने अभी आपको दिखाया है ये ऊपर नोट करा रखा है। देखिए अगर आपने ये इतना आपने क्रॉस कर लिया, अगर क्रॉस करना आता है आपको कोई भी क्रॉस, तो आपने क्रॉस कर लिया, अब आपको आगे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ, तो मैंने 100% टोटली बता रखा है कि ये 100% होता है। इसको देख के डिवाइड कर लेते हैं कितने परसेंट क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इसमें मैंने ये देखिए ऊपर ये नोट करा रखा है क्लियर और साफ शब्दों में, तो इसको इसी के आधार पे आप डिवाइड कर लीजिए कितने परसेंट कितने हैं, ठीक है। अगर डबल है तो ग्रसित स्त्री, सिंगल है तो वाहक स्त्री, ठीक है। ऐसे करके आप नोट कर लीजिए, आपको आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ये भी एक रोग है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या, हीमोफीलिया पुरुषों को इसका जीन माता से ही प्राप्त होता है, जो प्रायः विषम युग्मजी एवं इस रोग की वाहक होती हैं। स्त्रियों को इस रोग का जीन माता एवं पिता दोनों से प्राप्त होता है। इसके रोगी प्रायः बचपन या संतान उत्पन्न करने से पूर्व मर जाते हैं, जिसको हीमोफीलिया रोग होता है। ज़्यादातर केस में यही होता है कि बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं, ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों है, तो आप इसको फिर ध्यान दीजिए। अगर हीमोफीलिया रोग है तो फिर सेम टू सेम वही प्रोसेस चलेगा। अगर वाहक स्त्री है, इससे हीमोफीलिया की वाहक है तो सिंगल एक्स पर होगा, और ग्रसित स्त्री है तो डबल पे होगा, ग्रसित पुरुष है तो एक्स सिर्फ और सिर्फ एक्स पे ही होगा। इसमें भी मतलब कि टोटली कोई ये सब बीमारियां होती हैं जितने हीमोफीलिया वर्णांता, तो इन सभी में ये सब पुरुष कभी वाहक होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रसित होता है। सामान्य स्त्री को एक्स एक्स से करते हैं प्रेजेंट, एक्स वाई से सामान्य पुरुष को। अब इसमें हम आगे आपको एग्जाम्पल देते हैं, क्या देते हैं देखिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, वाहक स्त्री है तो एक पे राउंड है, सामान्य पुरुष है तो एक्स वाई है। इसको हमने क्रॉस कराया तो रिजल्ट आया है क्या, 25%। रिजल्ट आप देख लीजिए, 25% सामान्य पुरुष। क्यों है सामान्य पुरुष, देखिए इसमें कोई राउंड वाउंड नहीं है, कोई राउंड सर्कल नहीं है, तो इसलिए 25% सामान्य पुरुष, 25% स्त्री सामान्य। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बच्चे सामान्य होंगे, ठीक है। स्त्री इसलिए लिख रखा है, एक्चुअली इसके बच्चे ही उत्पन्न हुए होते हैं, बट मैंने स्त्री इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये लड़कियां हैं, तो इसलिए स्त्री में इंडिकेट किया जाएगा, यानी लिंग बताया गया है इतने %। उसके बाद एक्स पर है तो एक सर्कल है तो उसको हम 25% स्त्री वाहक होगी, एक्स वाई है तो 25% लड़का रोग से ग्रसित होगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से माइंड में फिट कर लीजिए, वरना ऐसे नहीं आएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए, और मैं आप सभी को बताऊंगी, 4 बार बताऊंगी, 10 बार बताऊंगी, जितने बार आप पूछेंगे मैं उतने ज़्यादा बार बताऊंगी। प्लीज़ आप इसको पूरा वीडियो देखिए, मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम से बहुत ही पास आ रहा है और मैं चाहूँगी जितने अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोग ला सको। इसके बाद मैं सेट भी कराना शुरू करूँगी और आप सभी को अच्छे से अच्छा मैटर मैं दूंगी, ताकि आप सब अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो प्लीज़ आप हमारा वीडियो देखते रहिए, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।